लेकर उत्तराखंड तक मस्जिद पर महासंग्राम है। शिमला की मस्जिद पर जो बवाल मचा हुआ है उसका पूरा सच आपको बताने जा रही हूँ। आपको सरकारी दस्तावेज के जरिए बताऊंगी मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनी है या सरकारी जमीन पर बनाई गई है। मस्जिद 1947 की बनी हुई है या 2010 के बाद बनी है। साथ ही बताऊंगी संजौली के बाद अब कसुम्पटी की मस्जिद पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा गुजरात के कच्छ में क्यों बुलडोजर एक्शन हुआ, किन लोगों ने पाकिस्तान बॉर्डर पर अवैध निर्माण किया। साथ ही बताऊंगी आदमखोर भेड़िया के खिलाफ ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, लंगड़ा भेड़िया को पकड़ने के लिए क्या जाल बिछाया गया, पीलीभीत में पिटाई कांड पर कैसे बवाल मचा, खबर इस पर भी। मुस्लिम समाज के लोगों ने योगी सरकार को क्या धमकी दी, पूरा सच आपके सामने होगा। लेकिन सबसे पहले बात मस्जिद पर मचे महासंग्राम की खबर हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की गिनती देश के सबसे शांत राज्यों में होती है, लेकिन इन दिनों हिमाचल की राजधानी शिमला में मस्जिद पर ही महासंग्राम छिड़ा हुआ है। एक के बाद एक मस्जिद की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। अवैध मस्जिदों के खिलाफ लोगों का मोर्चा खुला हुआ है। पहले संजौली की मस्जिद को लेकर मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक और मस्जिद को लेकर बवाल मच गया। शिमला में संजौली के बाद कसुम्पटी में भी एक मस्जिद पर हंगामा मचा। बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग कसुम्पटी में बीच बाजार में बनी हुई मस्जिद का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आए। ये वीडियो कसुम्पटी मस्जिद के बाहर का है। कसुम्पटी मस्जिद को लेकर क्या विवाद है, स्थानीय लोगों की मांग क्या है, मुस्लिम पक्ष का दावा क्या है, पूरे तर्क सच्चाई के साथ आपके सामने रखूंगी। लेकिन पहले दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं जो मस्जिद पर मचे हुए महासंग्राम की पूरी कहानी कह रही है। कल शिमला के संजौली इलाके में बनी हुई मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर लोगों ने विरोध किया। हिंदू संगठनों ने 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया। कल संजौली मस्जिद को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी है, तो वहीं कसुम्पटी में भी बड़ी संख्या में लोगों ने मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट करीब 3 घंटे तक चला। लोगों का आरोप यह है कि दूसरे राज्यों से आए हुए लोग यहाँ भी अवैध मस्जिद चला रहे हैं। घर के लिए ली गई जमीन पर गैर कानूनी तरीके से मस्जिद बना ली गई। बिना इजाजत अंदर ही अंदर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता रहा। कसुम्पटी में भी अवैध तरीके से मस्जिद चलाने का मामला सामने आया। हिंदू आरोप ये लगा रहे हैं कि यहाँ हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं, जबकि यहाँ मस्जिद है ही नहीं। पुलिस ने मस्जिद से जुड़े हुए कागजात की छानबीन के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। शिमला की संजौली और कसुम्पटी दोनों मस्जिदों के बारे में बारी बारी से आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात कसुम्पटी की इसलिए कर रही हूं क्योंकि कसुम्पटी में आज बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने मस्जिद के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया और समुदाय विशेष के लोगों पर अवैध ढंग से मस्जिद चलाने और इसे तोड़ने की आरोप भी लगाए। आरोप यह है कि जिस जगह मस्जिद चल रही है वो जमीन दरअसल घर के लिए ली गई थी। घर के भीतर निर्माण करके इसे मस्जिद बना दिया गया। सच जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परंजा भी कसुम्पटी मस्जिद पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बिल्डिंग के कुछ हिस्से को तिरपाल से ढका गया है और इस हिस्से में लगातार कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। जिस हिस्से में निर्माण का काम किया जा रहा है उसमें सीसीटीवी लगा हुआ है। आज जुमे की नमाज भी थी। ऐसे में उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई नमाज के लिए लोग यहाँ पर आते हैं या नहीं। विरोध प्रदर्शन तो नहीं है क्योंकि आज शुक्रवार था, लोग इकट्ठा हुए थे कि यहाँ पर जुम्मे की नमाज करने के लिए लोग आएंगे, लेकिन आज कोई भी नहीं आया। फिलहाल मैं आपको ये बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, ये जो तरपाल से ढका हुआ पूरा ये जो आप एरिया देख रहे हैं, दरअसल इसी को लेके विवाद है। और लोगों का ये कहना है कि ये जो तरपाल नुमा ये पूरी बनाया गया है एरिया, इसके अंदर लगातार कंस्ट्रक्शन चल रही है। हालांकि आज कोई नहीं आया, ताला लगा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि इसको अगर मैं दिखा सकूं तो ये आप देख सकते हैं सामने सीसीटीवी कैमरा भी आपको दिखेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये तरपाल नुमा ये जगह है, एकदम खंडर बना हुआ, लेकिन सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पे लगाया गया है। ये आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। मैंने कोशिश की लेकिन पुलिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने रोक दिया कि अभी आप इसको मत खोलिए। यहाँ पे पुलिस के कर्मचारी भी यहाँ हैं। शिमला की कसुम्पटी में अवैध मस्जिद बनाए जाने के विरोध में लोगों ने न केवल प्रोटेस्ट किया बल्कि इस दौरान कसुम्पटी बाजार में लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया।
स्थानीय लोग मस्जिद में बाहरी लोगों के नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि घर के लिए ली गई जमीन पर मस्जिद आखिर क्यों चलाई जा रही है, बिना अनुमति के अंदर ही अंदर इसमें कंस्ट्रक्शन का काम क्यों किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बाहरी लोगों के आने की वजह से यहाँ पर असुरक्षा का माहौल रहता है। ये क्या इमारत क्या है ये कुछ नहीं है जी, ये कोई पहले यहाँ पे रहते थे मोहम्मदन एक परिवार। अच्छा। ठीक है जी। हाँ जी। और वो इसको बेच के चले गए। अब ये अंदर खाने इसको बना रहे हैं, मस्जिद का रूप दे रही है। ठीक है जी, ये टोटल अवैध है, कोई मस्जिद ना कभी थी और पिछले कुछ सालों से नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ। अच्छा। यहीं के रहने वाले हैं। ये अभी मेरे ख्याल पिछले 5-6 सालों से नमाज पढ़नी शुरू हुई है। उससे 3-4 साल से, उससे पहले यहाँ कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं था यहाँ पे। यहाँ कुछ नहीं था। ये 3-4 साल से ही खाली ड्रामा शुरू हुआ है। अच्छा। और ये बाहर अंदर तरपाल से चारों तरफों से ढकी हुई और अंदर ही अंदर खाने ये काम करते रहते हैं धीरे धीरे। हाँ, अगर लीगल है तो इसको ढकने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सबके सामने काम करो, पर ये कुछ नहीं है, सारी चीज़ें अवैध हैं। और मुस्लिम परिवार कितने हैं? एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है जो यहाँ का मस्जिद बन रही है। उसके बावजूद यहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं जबरदस्ती, जबकि यहाँ पे एक घर था, यहाँ पे मुस्लिम फैमिली रहती थी, एक ही परिवार रहता था। एक परिवार रहती थी। वो उनमें से जो तीसरा आदमी था उसने बेच के इनको, बाहर के जो भी ये लोग आ रहे हैं इन लोगों को बेच दी। दिक्कत हम लोगों को क्या आ रही है कि हमारी माताएं बहनें यहाँ से रास्ते में ना दिन में गुजर सकती हैं जिस दिन ये नमाज पढ़ने आते हैं, और ना शाम के टाइम, रात को बाहर तो तक बहुत होते हैं। यहाँ पे पूरे में इकट्ठे होते हैं ये लोग, ग्रुप्स में खड़े होते हैं, कमेंटिंग करते हैं, और पता ही नहीं इन लोगों का कोई आइडेंटिटी नहीं है। स्थानीय लोगों का दावा यह है कि यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए दूसरी जगहों से लोग आते हैं। आज जुमे का दिन है, हमारी टीम भी कसुमटी मस्जिद के बाहर मौजूद थी। मस्जिद आज बंद रही, कोई मौलवी आकर यहाँ पर ताला खोलते हुए नहीं दिखाई दिया, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कई लोग वहाँ पर पहुंचे। इनमें कोई जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, कोई उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला था। आप देखिए कौन लोग हैं ये मस्जिद जो है, मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा था। अभी यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो नमाज अता करने के लिए आए हैं। आप यहाँ नमाज के लिए आए हैं जी? जी सर, नमाज के लिए आए। तो आज बंद है ये? पता नहीं सर, चाबी किसी के पास होती है तो पता नहीं चाबी किसके पास होती है सर। जी सर। तो कहाँ से हैं वैसे आप? JNK से हूँ सर। जी सर। और आप कहाँ से हैं भाई साहब? क्या चीज़? रहने वाले तो मेरठ के हैं। तो आज यहाँ पे नमाज अता करने के लिए आए? जी हाँ, फ्राइडे है ना इसलिए। तो आज फिर कोई नहीं आया, यहाँ ताला लगा हुआ है? जी, ताला लगा हुआ है। असल में कंटिन्यूटी तो हमारी होती नहीं है आने की ना। अब फ्राइडे है तो आए, देखा तो यहाँ क्लोज है। अब कह नहीं सकते मौजन साहब कहाँ है, क्या है। आप कहाँ से हैं? मेरठ से। मेरठ से। जी आप भी? जी कहाँ से हैं? मेरठ से। तो क्या यहाँ पे अभी क्या क्यों वजह है कि आज ताला लगा दिया गया यहाँ पे? सर पता नहीं सर, पहली बार आए हैं। जी। तो आप हर शुक्रवार आते हैं? सर आज पहली बार आए हैं फिलहाल। आप? तो देखो, जैसे हमारी कंटिन्यूटी होती है, अब यहाँ है, पता नहीं कहाँ काम होता है, कहाँ नहीं है, तो इसलिए अभी कहीं कंटिन्यूटी तो हमारी होती नहीं है कि भाई रेगुलर यहीं आना है या नहीं आना है। कुछ मुस्लिम समाज के लोग जो थे वो आज नमाज पढ़ने के लिए आए, लेकिन ताला लगा हुआ है। उनका ये कहना है कि ये मस्जिद है। जो स्थानीय लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि ये मस्जिद है, पहले घर हुआ करता था। तो ये कोई JNK से हैं, मोस्टली लोग जो हैं वो, जो स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि सहारनपुर और मेरठ की तरफ से काफ़ी लोग आते हैं। तो ये तमाम लोग। भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कश्मीर के जी। आप कश्मीर से हैं? हाँ जी। तो यहाँ कितना साल हो गया आपको शिमला में? 3 साल जी। 3 साल। हाँ जी। तो आप कंटिन्यू आते हैं यहाँ पे नमाज करने? हाँ जी, कंटिन्यू आते हैं जी। हर शुक्रवार? हाँ जी, हर शुक्रवार। कसुमटी मस्जिद के बाहर मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों को आपने सुना, वो बता रहे हैं कि वो वहाँ आसपास के नहीं है, वो यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए दूर से आए हैं। यानी कि जो आरोप स्थानीय लोग लगा रहे हैं उसमें दम तो दिख रहा है। खैर, बात संजौली मस्जिद की भी करनी चाहिए, क्योंकि बवाल संजौली से शुरू हुआ था। बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, हिंदू संगठन बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले। हिंदू संगठनों ने राज्य की सुखू सरकार को एक्शन के लिए 2 दिन की डेडलाइन दे रखी है। अल्टीमेटम का कल आखिरी दिन है। हिंदू संगठन का कहना यह है, अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो फिर हिंदू संगठन अपने हिसाब से फैसला लेंगे। जिस संजौली मस्जिद के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा था, आज वहां पर क्या हालात है, हमने ये जानने की कोशिश की। जो हमने देखा, मस्जिद के आसपास सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। बड़े पैमाने पर पुलिस वालों की तैनाती है। पुलिस के आला अधिकारी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक मेरे पीछे जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल इसी
मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो संजौली की सड़कों पर देखने को मिला है और इस मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दो समुदाय के युवकों में दरअसल कुछ दिन पहले एक लड़ाई हुई थी और उसके बाद मस्जिद को तोड़ने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है और यह मांग हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है और इस पूरे मामले को लेकर अब संजौली जो है शिमला से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पर तनाव का माहौल है। जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो मस्जिद तोड़ने को लेकर अड़े हुए हैं। कांग्रेस के मंत्री ने भी मस्जिद को तोड़ने की मांग सत्र के दौरान मानसून सत्र में उठाई थी, जिसमें शिमला नगर निगम के कांग्रेस के 3 पार्षद भी शामिल हुए और मस्जिद के बाहर धरना प्रदर्शन भी उस समय किया गया था और मस्जिद में हुए निर्माण को गिराने की मांग उठाई थी। यूपी के सहारनपुर यहाँ पर जो लोग हैं उनकी दुकानें भी यहाँ पर बंद करवा दी गई थी और विधानसभा में जब ये मामला उठा था तो कांग्रेस के ही मंत्री ने इस मस्जिद को तोड़ने की जो आवाज थी वो उस समय उठाई थी। पंचायत राज मंत्री है अनिरुद्ध सिंह, उनका कहना था कि किसी धार्मिक स्थल का मामला नहीं है, यह वैध और अवैध निर्माण का मामला है और 2010 में इसका निर्माण शुरू हुआ। यहाँ पहले दुकानें हुआ करती थी। इस मामले में कई बार नोटिस दिए गए लेकिन यहाँ जो निर्माण हुआ है वह 6,750 स्क्वायर फीट पर तक पहुंच गया है। यह जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार की है और सरकार की जमीन पर कोई इस तरह का निर्माण नहीं कर सकता है और यह नक्शा कैसे पास हुआ इस पर भी सवाल जो है वो उठाया जा रहा है। वहीं शिमला शहर के कांग्रेस के जो विधायक हैं हरीश जनार्दन, उन्होंने कहा है कि यह विवाद 2 गुटों के आपसी झगड़े के कारण पैदा हुआ और यह झगड़ा मल्याना क्षेत्र में हुआ है और इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अब पुलिस ने फिलहाल यहाँ पर अब पूरी नाकाबंदी यहाँ पर कर दी है, यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी जो है वो हर एक मोड़ पर इसी तरह से यहाँ पर मस्जिद की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जब यहाँ पर विवाद हुआ, विवाद जो है अभी तूल पकड़ता जा रहा है जिसके जल्द शांत होने की उम्मीद तो फिलहाल नहीं की जा रही। संजौली की मस्जिद को लेकर विवाद कोई नया नहीं है, ये मामला पहले से ही कोर्ट में है। इसे लेकर कल शिमला के नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब दोनों पक्षों की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद 2010 के बाद बनी है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद 1947 से ज्यादा पुरानी है। इस खबर से जुड़ी हुई और डिटेल्स मैं आगे आपको दूंगी, लेकिन पहले इस वक्त की एक तस्वीर आपको दिखा दूं। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जो कि आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मंच पर केसी वेणुगोपाल दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ बजरंग पूनिया है, दूसरी तरफ विनेश फोगाट है। पवन खेड़ा इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। दीपक बावड़िया इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया आज कांग्रेस का ऑफिशियल दामन थाम रहे हैं। इसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। क्या कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल, आपको सुनाएंगे। सबसे पहले मैं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी से आग्रह करूंगा कि इनका वो स्वागत कहें, 2 शब्द आप कहें। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय श्री तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, हालांकि इससे पहले उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी और फिर केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात हुई थी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात हुई और उसके बाद ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही हैं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। पूरा अपनी प्रतिभा का पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा लगातार, चाहे वो बजरंग पूनिया हो चाहे विनेश फोगाट हो, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार अपनी आवाज को उठाते आए थे और इस दौरान सबसे ज्यादा सपोर्ट हरियाणा कांग्रेस से उनके साथ था। ये तस्वीर आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की तस्वीर और अब उनकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग पार्टी में दिखाई दे रही है। हमें विनेश और बजरंग पर गर्व है, ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ऑफिशियली अब कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। दिल जीतने का काम किया और हम सभी हरियाणा वासियों को तो बहुत बड़ा गौरव है कि हमारे हरियाणा से
ऐसी हमारी बेटी ने जन्म लिया, हमारी प्रतिभावान जो हमारी देश की जो खेल के स्तर पर जो ऊंचा बढ़ाने का काम किया, आज वो हमारी पार्टी में शामिल हो रही हैं। अभी वो खेल के अखाड़े में थी और राजनीति के अखाड़े में उतर रही हैं। मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय केसी वेणुगोपाल जी हमारे महासचिव संगठन से आग्रह करूंगा कि एआईसीसी की तरफ से वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद। Today is the big day of Indian National Congress. A proud moment for all of us to join Manish Phogat ji and Bajrang Punia ji inside the platform of Indian National Congress. Manish ji, hailing a family from wrestlers, when she was 9 years old, her father was shot dead in front of the house of a relative of her family. Can you imagine that? When a girl child was 9 years old, her own father shot dead nearby the family premises. But her conscious mind brought her here. Her braveness brought her here. Her courage brought her here. Becoming a 3-time Olympian, having completed in 3 different weight classes, 48 kg in 2016, 53 kg in 2020, and 50 kg in 2024. In 2024, she became the first Indian woman wrestler to have reached finals at the Olympic Games. However, we know, most disappointed news, India heard that point of time she had been disqualified. In the same games, she had also become the first international wrestler to defeat the then reigning Olympic champion Yu Sasaki. After her disqualification, she announced retirement. One of the very sad news again, after her father's death, murder. Second sad news faced by Manish ji. That is not only for Manish ji, for entire country, the retirement from Olympics field. You know her journey, completely her journey, you know that. The moment she led, along with Bajrang Punia ji and other wrestlers, they took up their cases of self-respect, decency in their field, which is totally denied by the Wrestlers Association of India. Entire country stood with him, her, and these people. We, Indian National Congress, I proudly say that Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, Mallikarjuna Kharge ji, all senior leaders and all leaders of India Alliance also stood with her, stood with them for their genuine causes, for fighting against the injustice which happened to them. Not only they stood for their field, they fought for the Kisan of this country. You can witness that. When Kisan agitation happened, they are there with the Kisans. They fought for Agniveer. When they are in great difficulties, this is the social commitment of these great players.
great resolutes. That is why Indian National Congress is very proud to accept them in this party. Leaders will come through movements. These two people came through a biggest movement in this country. Now somebody is criticizing, I saw that these are all the conspiracy, Congress conspiracy. So many athletes are in different parties. So many Olympians are also in different parties. Is that also a part of conspiracy? Now we are very proud that I am again telling these big stalwarts of Indian sports history led a movement. They know that which party has to trust through their experience. They completely know about that. Therefore, they chosen Indian National Congress as their party. This is what happened. Bajrang Punia ji, I don't want to introduce much because everybody knows Bajrang Punia ji, an Indian freestyle wrestler who complete in the 65 kg weight category at the 2020 Tokyo Olympics. Punia won bronze medal there. Prominently advocated farmers' cause everywhere. Now, he requested, what was the request from him, sir? I am very much happy to say that. Our Congress President and Rahul Gandhi was also very much happy by hearing the request. He told, I need to have a platform in the party to work for the farmers of this country. Actually, it is a very, very proudful moment for us. He protested against the 3 farm laws and protested for Agniveer scheme. Punia is the only Indian wrestler to win 4 medals at the World Wrestling Championship. He won a gold medal at the Asian Wrestling Championship held in 2017 and 29. He also won gold medal in 2018, 2022 Commonwealth Games and 2080 Asian Games. He received Arjuna Award also. He is an Arjuna Award. Therefore, we are very happy. Surprisingly, I have to show one notice to you, which Vinesh got today. She resigned her job today itself. After resigning, she got a WhatsApp message from railway authorities. Shock cause notice. What was the reason? Yesterday, you people and their television media and newspapers printed their photo along with the Rahul Gandhi, leader of opposition of this country. Is it a crime to stand with the leader of opposition of this country? They didn't join. They didn't told to anybody. The railway is running behind rumors. They are telling that there are news, there are reports that you are going to contest the election. Therefore, you cannot contest the election while you are an employee. Therefore, give an explanation. They didn't told anything to anybody. You people know that. They only done a crime which they are mentioning. They met leader of opposition Rahul Gandhi. They are not leaving her, or they are not leaving her. What is they are thinking? The railway authorities? Are they want to penalize again? Enough is done. Now also you are not leaving. He also, I think you also got it. Bajrang also got it. Enough has done. Then also they don't want to leave it. I am gently reminding the authorities of the railway, now the country will be with these two players, entire country.
don't play politics on all these issues. They already resigned from the job. Do the formalities quickly and relieve them. Once again, with great pride, we are, Honorable Congress President, under the directions of Congress President and LOP, we are very happy to induct them in Indian National Congress. Thank you very much. थैंक यू वेणुगोपाल जी। अब स्वागत का सिलसिला समाप्त करने के बाद अधिकृत रूप से बजरंग पुनिया जी और विनेश फोगाट जी को पार्टी में शामिल करने का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आग्रह करूंगा वेणुगोपाल जी से, हमारे महासचिव प्रभारी दीपक बावरिया जी से और उदयभान जी से कि वो उनका स्वागत करके उन्हें पार्टी में शामिल करें। Thank you. Welcome. Thank you so much, sir. Thank you, sir. विनीत जी। Thank you, sir. Okay. Thank you. थैंक यू। Okay. Thank you. अब मैं विनेश फोगाट जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हो, लेकिन उनके बहन भाई हैं
जो उनके साथ में खड़े हैं, और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है, किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था, और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद दिनेश जी। मैं बजरंग पुनिया जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। सभी को नमस्कार, और मैं धन्यवाद दूंगा केसी जी का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदयभान जी का, पवन खेड़ा जी का, और विनीत पुनिया जी का, और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का, कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की IT सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब ये पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ IT सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद बजरंग जी। अब कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे, सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत सारी बैठकें हैं। वेणुगोपाल जी को भी जाना है, बजरंग जी को भी, विनेश जी को भी, दीपक जी को भी। अच्छा, एक एक करके 4 क्वेश्चन बोलिए। अगर ऐसे होगा तो कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे। मैं सवाल ले रहा हूं सवाल, ठीक है।